एवरीवन, तो डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा की। तो मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले नैरोइंग ऑफ एयरवेज होती है। ठीक है, इस पूरी कंडीशन में क्या क्या होता है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास होगा एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। एपिसोड्स ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा? जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है तो एयरवेज जो हैं, एयरवेज, या यहाँ पे अगर मैं एयर फ्लो कहूँ तो ये हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, अब एयर फ्लो रिड्यूस हुआ है तो क्या होगा? इसमें सात सिम्टम्स अगर हम अटैच करें यहाँ पर तो इसकी सिम्टम्स में आ जाएंगे कुछ सिम्टम्स ऐसे कि कॉफ। मैंने आपको पहले बताया कि कॉमन सिम्टम्स है, सिम्टम एक कॉफ है। उसके बाद आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, इसके बाद वीजिंग, जो साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग टॉकिंग, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, तो वो साउंड प्रोड्यूस होगा। चेस्ट का थोड़ा सा आपको पेन या आपको पकड़ी हुई चेस्ट लगेगी, चेस्ट टाइटनिंग। और उसके बाद आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेशन जो है, रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई क्यों है, वजह, तो इस वजह को अभी हम देखते हैं। हमने देखना है कि ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने की वजह क्या है। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर जब एलर्जन आया थ्रू इनहेलेशन, थ्रू नेज़ल रूट, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ? कंस्ट्रिक्शन हुई है या कॉन्ट्रैक्शन हुई है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की। मैं थोड़ा इसको ड्रॉ करूँगा। ये हमारे पास एक ब्रोंक्यूल है और इस ब्रोंक्यूल की जो कंपोजिशन है वो स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स कुछ इस शेप के। ठीक है, अब इसमें आप दो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक ये कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ज़ीरो परमेबिलिटी इस जगह पे। और दूसरा ये कि यहाँ से हवा का जो फ्लो है वो नॉर्मल होगा। लेकिन जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, जब हमारे पास कोई एलर्जन आता है, यहाँ पे अटैच होता है मसल के साथ, और मसल के साथ अटैचमेंट की वजह से मसल सेल जो है कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ करता है, सच एज़ ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स B4 आता है, C4 आता है, D4 आता है और E4 आता है। तो इनका जो काम है वो है इनकी कंस्ट्रिक्शन करवाना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ब्लड वेसल्स में देखें या स्किन में देखें तो वहाँ पे हमारे पास हिस्टामीन रिलीज़ होता है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। तो उनके अलग अलग फंक्शन हैं। यहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होंगे और ल्यूकोट्राइन्स विल कॉज दी, ल्यूकोट्राइन्स की वजह से क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन होगी। और कंस्ट्रिक्शन इस तरह होगी कि ये है, ये और ये, और यहाँ पे फिर गैप आ जाएगा। इसी तरह इस साइड पे भी ये और ये। अब अगर यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करें तो एज़ कम्पेयर टू दिस नॉर्मल ब्रोंक्यूल, यहाँ पे एयर फ्लो के लिए जगह, एरिया, ल्यूमेन बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ गई।
नंबर 2 ये कि यहाँ पे हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, और इस परमेबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से म्यूकस जो है, यहाँ पे म्यूकस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस इंटर हो जाएगा। जब यहाँ पे म्यूकस इंटर होगा तो पहले नैरोइंग हो गई है, जब म्यूकस आएगा तो और मज़ीद कमी हो सकती है ऑक्सीजन की। तो ये केस होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में कि कॉन्ट्रैक्शन हुई ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से म्यूकस सिक्रेशन भी इंक्रीज हो गई और एयर फ्लो जो है वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब कुछ सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स हैं ये अभी हम देखते हैं। पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के बाद हमारे पास कुछ सिम्टम्स टाइप अपीयर होते हैं, या आप इसको प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्थमा कह दें या कुछ भी कह दें। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस काज हो सकती है। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब कोई भी डस्ट पार्टिकल, मतलब सेकंड एक्सपोजर जब बॉडी का होगा टुवार्ड्स एनी एलर्जन, टुवार्ड्स एनी अदर डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन और समथिंग एल्स, इवन बैक्टीरिया वगैरह भी अगर इंटर हो जाएं तो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव होंगे, थोड़ी सी स्टिमुलेशन होगी, मैक्सिमम डिजीज़ प्रोड्यूसिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद एयर फ्लो लिमिटेशन है कि सांस लेने में मसला होगा, एयर फ्लो लिमिटेशन, ठीक है, सांस लेने में मसला। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया वीजिंग होगी, चेस्ट टाइटनिंग होगी और कोफ होगी। तो इसको मैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कह देता हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद डिजीज़ जो है एस्थमा की, एक मरतबा एक्सपोजर हुआ, थोड़ा सा सांस का मसला बना और थोड़ी देर के बाद मसला हल हो गया। लेकिन जब रिपीटेडली आप अपने आप को एलर्जेंस के साथ एक्सपोज करवा रहे हैं, so that will lead to the disease chronicity। डिजीज़ जो है वो क्रोनिक हो जाएगी, क्रोनिक डिजीज़, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से काजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें एस्थमा होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काज करते हैं एस्थमा। कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एलर्जन, और एलर्जन में मुख्तलिफ अब डाइवर्सिटी है एलर्जन्स में। इसमें हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, या कोई और इरिटेशन हो सकती है। कोल्ड वेदर अगर हो तो उस वक्त आपको अटैक हो सकता है एस्थमा का। इसके बाद एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज जब आप ओवर कर जाएं तो उस टाइम आपको एस्थमा अटैक हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस किस तरह रिलेटेड है एस्थमा से? जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। जब बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है तो ये स्मूथ मसल्स के साथ बाइंड करता है, और स्मूथ मसल्स के साथ बाइंड करके उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अभी हमने देखा हुआ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में एयर फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और एस्थमा की सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेस अपना रोल प्ले करता है। एसिटाइलकोलिन की जगह पे कोई और न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं जो कि इस चीज़ को स्टिमुलेट करें, तो आप उसका कोई भी बाहर से बोलस दे सकते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस बोलस अगर आप देते हैं किसी ऐसी चीज़ का तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स, कोई मेडिसिन आप देते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन है, आप उसको कोई एसिटाइलकोलिन का कोई भी दे देते हैं, एगनिस्ट दे देते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या ब्रोंकोस्पाज्म लाजमी होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्थमा जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, एस्थमा प्रोग्रेसिव नहीं है। तो इसके
साइड पे लिखते हैं कि एस्थमा प्रोग्रेसिव नहीं है। अब एस्थमा प्रोग्रेसिव ना होने का क्या मतलब है? एस्थमा नॉट प्रोग्रेसिव। दूसरी बीमारियां मैंने आपके सामने उनके नाम रखे हैं। उनमें से एक बीमारी COPD थी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। उसमें क्या होता है कि एल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, और जब आप उसका इलाज नहीं करते तो आपकी एल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रॉय होती रहती हैं और होती रहती हैं, और अनटिल अनलेस आपके लंग्स ख़त्म हो जाएं। और आप इसीलिए वो एट द फोर्थ पोजीशन है इन डेडली डिजीज़ लिस्ट। ठीक है। अब एस्थमा जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो हाइपर से हाइपर होता चला जाता है टुवार्ड्स एनी एलर्जन, टुवार्ड्स एक्सरसाइज, टुवार्ड्स स्ट्रेस। किस तरह से? अगर आप एस्थमा को ट्रीट नहीं कर रहे तो है ये नॉट प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, लेकिन मसले इसके साथ और भी हैं। मसले होते हैं दो। कौन कौन से, ये हमने देखने हैं। एक मसला है इंसिडेंस का, इंसिडेंस, और दूसरा मसला है हमारे पास सेवरिटी का। दूसरा मसला हमारे पास सेवरिटी का। अब दो टर्म्स में हमारे पास फ़र्क क्या है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ फ़र्क के बारे में। तो फ़र्क बहुत ही सिंपल है। इंसिडेंस मतलब ये दोनों इंक्रीज़ होंगे अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते। ठीक है, दोनों इंक्रीज़ होंगे अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते। ठीक है, नॉट ट्रीटेड। एस्थमा का अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तो इंसिडेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी एस्थमा की, और सेवरिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इंसिडेंस पहले हम देखते हैं कि अगर आपको महीने में एक अटैक हो रहा था एस्थमा का और आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो अगले महीने आपको 2 अटैक हो सकते हैं, फिर उसके अगले महीने 3 अटैक। इसी तरह नंबर ऑफ़ अटैक्स इन द लिमिटेड टाइम, कॉन्स्टेंट लिमिटेड टाइम, वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। सेवरिटी की अगर हम बात करें तो सेवरिटी का मतलब ये है कि अगर पहले महीने में आपको जो अटैक हुआ वो 5 मिनट का था, तो अगले महीने आपको जो अटैक होगा वो 10 मिनट का हो सकता है, और इस तरह सेवरिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। आपका टाइम, ड्यूरेशन ऑफ अटैक जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा।